बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास पहली वीडियो डाल रहे हैं जो कि आपकी क्लास 6 के हवाले से है, जिसके अंदर हम फाइनल टर्म की कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे और अपना थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 8 को रिव्यू करेंगे कि चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS3। असल में फ्लैश सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कुछ भी अपने एनिमेशन टाइप की पिक्चर्स या छोटी क्लिप्स बना सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर हम बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। आपने देखा था कि जिसके अंदर हमने बहुत सारे इसके टूल्स वगैरह को चेक किया था। ठीक है ना, आज थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें रिवाइज करना है और हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी है। ठीक है ना, तो चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है और उसके साथ टूल पैनल है। टूल पैनल हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद है पेज नंबर 124 आप निकालेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आप टूल पैनल्स को देखेंगे। चलें, ये देखें हमारे पास टूल पैनल मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर देखें हैंड टूल है, मैग्नीफायर है, उसके अलावा स्ट्रोक है और फिल कलर है। आज हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। देखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ये चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। आपके पास ये क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आपके पास ये कॉपी के अंदर सॉल्व नहीं करवाए हैं। ठीक है ना, तो जितनी भी चीज़ें जो बाय डायग्राम या बाय फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आपने बहुत कंसिडर करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास टूल के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास हैंड टूल मौजूद है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफायर है और स्ट्रोक है और फिल कलर है। हैंड टूल आप लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। हैंड टूल का काम क्या होता है, हैंड टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपने स्ट्रैप के ऊपर, जहाँ पर भी हमारा जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मूव कर सकते हैं हैंड टूल के ज़रिए। ठीक है, उसको ग्रिप करके और उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैग्नीफायर जो है वो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मैग्नीफायर जो होता है वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को करीब करके जूम इन करके दिखाता है या जूम आउट कर सकते हैं हम उसके ज़रिए। ठीक है ना, वो इस काम आता है। उसके बाद फिर स्ट्रोक है। देखिए, स्ट्रोक जो होता है हमारे पास वो कलर जो होते हैं हमारे, उनको आउटलाइंस बनाने के काम आता है। ड्राइंग्स की जितनी भी आउटलाइंस होती हैं, जैसे कि आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम की चारों तरफ ये जो आउटलाइन बनी हुई है, इस आउटलाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। स्ट्रोक जो है वो हमारा किसी भी ड्राइंग की आउटलाइन बनाने के काम आता है। ठीक है ना, उसके बाद में हमारे पास आता है फिल कलर। अच्छा, जब हम आउटलाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की बना लेते हैं, कोई भी ड्राइंग की आउटलाइन क्रिएट कर देते हैं, तो उसके अंदर फिल करना होता है हमें कोई ना कोई कलर, तो उसके लिए ये फिल कलर टूल हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके ज़रिए हम फिल कलर कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से ये पूरी पिक्चर आ जाए और उसके बाद ये जो आपके पास बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्सेस आपको एम्प्टी मिलेंगे। आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरीके से और फिर आपने एग्जाम के अंदर इनको फिल आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका एक्टिविटी टाइप का। ठीक है, दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे चैप्टर्स के अंदर चल रही है, वो है फास्ट फॉरवर्ड वर्ड्स। फास्ट फॉरवर्ड वर्ड्स क्या होते हैं, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, जितनी भी तीनों चैप्टर के अंदर जितनी भी फास्ट फॉरवर्ड वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड कोलैप्स प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की, इसको कंट्रोल F
F3 के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो हमारे पास मज़ीद कंट्रोल प्लस, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट ऑल्टर के ज़रिए हम शो ग्रिड या हाइड ग्रिड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास फास्ट फॉरवर्ड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें लर्न करनी है। ये याद रखें कि तीनों चैप्टर्स के अंदर फास्ट फॉरवर्ड के नाम से जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई हैं वो आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है लाजमी तौर पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी विंडो आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी विंडो के यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायमेंशन, यहाँ से हम इसकी डायमेंशन सेट कर सकते हैं पिक्सेल्स के तौर पर, जैसे 400 पिक्सेल्स के तौर पर लेफ़्ट, राइट, हाइट, विड्थ वगैरह यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। इसी तरह से यहाँ पर फ्रेम रेट यहाँ पर मौजूद है कि 12 जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा FPS यानी फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। ये एब्रीविएशंस भी आपकी आ सकती हैं। ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ में से आपने कुछ छोटे से छोटी चीज़ भी आपने इग्नोर नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 FPS। अब FPS का मतलब क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। यानी आप 12 फ्रेम पर सेकंड चलाना चाहते हैं, आप ये स्पीड मेंशन कर रहे होते हैं अपनी किसी भी वीडियो की, तो उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से रोलर यूनिट है और इसके अलावा टाइटल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, यानी यहाँ पर आप उसकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल क्या देना चाहते हैं अपनी वीडियो का वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम अगर आती है तो इसके साइड में जो 6 बॉक्सेज हैं जिसके अंदर यहाँ पर 6 मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो ये बॉक्सेज एम्प्टी होंगे आपके पास और आपने इसको फिल आउट करना है, ठीक है। तो आपने ये पिक्चर भी लर्न करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा है? टू सेलेक्ट और व्हाट टू डू। ये वाली आपके पास जो चीज़ें हैं इस तरह से आपके पास ये एक्टिविटी वर्क में आ सकती हैं, यानी आपके पास में टू सेलेक्ट की चीज़ें लिखी भी आ जाएंगी और व्हाट टू डू आपने खुद फिलअप करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने कंसीडर करना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको भी लाजमी तौर पर लर्न करना है, ठीक है। और दूसरी अहम बात यह है कि तमाम चैप्टर्स की आपने ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स, ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स, ये लाजमी तीनों चैप्टर्स की आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, क्योंकि इसमें से आपकी ब्लैंक्स और MCQs बनाए गए हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से, तीनों की आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ये आपने लाजमी तौर पर चलाना है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास टाइमलाइन के बारे में जो दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद इसमें से कोई भी वर्ड गायब करके उसके बदले में 3 आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आपने सही वर्ड वहाँ पर फिल करना है। तो अगर आपको ये याद होंगे ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट, तो आप लाजमी तौर पर आसानी से उसके अंदर से जो सही करेक्ट वर्ड होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। पेपर के हिसाब से ये आपका पूरा रिव्यू चल रहा है, ये वीडियो पूरी आपकी पेपर के प्रिपरेशन के लिए बताई गई है, ठीक है ना। तो आपने इसको सही तरीके से बार बार देखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, इसके अंदर मैंने ये क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आपको करवाया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि ये डायग्राम को देखते हुए आप आंसरिंग करें। लेकिन अब एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को भी बाज़ औक़ात हमने MCQs में कन्वर्ट कर दिया है। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैग्नीफाइंग टूल जो है वो किस काम आता है, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं MCQs के अंदर कि नेम 2 ऑप्शंस ऑफ मैग्नीफाइंग टूल्स, जूम इन जूम आउट करता है या पेज इन पेज आउट करता है। हम इस तरह से 3 ऑप्शन बना के दे सकते हैं, तो उसके अंदर से आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपका होता है। अच्छा, जूम इन से क्या होता है, आपकी पिक्चर जो है वो करीब होकर आ जाती है, और जूम आउट से क्या होता है, आपकी पिक्चर दूर चली जाती है, पूरी पिक्चर आपको नज़र आने लगती है, उसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बल्कि होल पिक्चर आप जूम आउट के ज़रिए देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है क्लास में, ये सिर्फ एक रिव्यू लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये चीज़ें इस तरीके से एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। इसी तरीके से इन द लैब के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है ना। इन द लैब के अंदर क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर हमने जो फ्लैश CS3 को स्टार्ट करके उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स इन फ्लैश एंड देन डू द फॉलोइंग। अब क्या चीज़ें करनी है, वो नीचे क्वेश्चन दिए हुए थे, उसकी हमने आंसरिंग की थी, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। टू चेंज द बैकग्राउंड कलर टू येलो। अब अगर हमें किसी भी अपनी डॉक्यूमेंट में या अपने वेब पेज में या अपने फ्लैश की चीज़ में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है येलो में, तो हम कैसे करेंगे, तो उसको कौन सी मेन्यू के अंदर उसका ऑप्शन मौजूद है, तो वो हमने आंसर लिखा था मॉडिफाई डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से बी क्वेश्चन था हमारे पास, शो हाइड रूलर। रूलर्स को हम शो या हाइड कैसे करवा सकते हैं, वो कौन सी मेन्यू में मौजूद है, तो वो कहाँ पर मौजूद था हमारे पास, व्यू के अंदर रूलर हाइड एंड रूलर शो, ये मौजूद था हमारे पास, ठीक है, वो हमने वहाँ पे किया था। इसी तरह से इसके अंदर 4 क्वेश्चंस किए गए हैं।
इन द लैब के अंदर ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी तरीके से याद कर लेने हैं। ये आपके MCQs के तौर पर आ सकते हैं या एक्टिविटी वर्क के तौर पर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं चैप्टर 8 का इसलिए रिव्यू जल्दी जल्दी दे रहा हूँ क्योंकि ये हम क्लास में 2 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसको एंड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 शुरू हो रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में जो मेन चीज़ आपको समझाने की है, इसके अंदर हम जो टॉपिक हमारे पास समझाने के लिए उसके अंदर हमारे पास है स्ट्रोक, फिल, यानी स्ट्रोक क्या होता है, फिल क्या होता है, अभी मैंने पीछे डिस्कस करा है, इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे हम। इसके अलावा हमारे पास है ड्राइंग टूल बॉक्स है कि ड्राइंग टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या हमारे पास टूल्स होते हैं उनको डिटेल में देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइन टूल होता है, पेंसिल टूल होता है, इंक बोतल टूल होता है, इसके अलावा इरेज टूल होता है, ठीक है ना। ये तमाम टूल्स को हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये याद रखें कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो कभी भी हम पहले फिल कलर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी भी शेप को हम ड्रॉ करते हैं तो हम फिल कलर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने एक सर्किल है, उसको पहले हमने ड्रॉ करा है, उसकी आउटलाइन बनाई है जो कि स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। किसी भी आउटलाइन को बनाना स्ट्रोक कहलाता है। ये याद रखें, मेरे तमाम वर्ड्स के अंदर आपने MCQs तलाश करने हैं। जो भी मैं आपको वर्डिंग बोल रहा हूँ उसके अंदर से आपने MCQs खुद से बनाने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई भी अगर आपको आउटलाइन बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो हम उसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर इस आउटलाइन के अंदर या इस सर्किल के अंदर जब हम कलर फिल करेंगे तो उसको हम फिल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रोक अलग करके दिखाया गया और फिल अलग दिखाया गया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट फिल यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर आपको फिल करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें आप, ये हमने सर्किल बनाया था, उसके अंदर हमने कलर येलो फिल कर दिया था, लेकिन नीचे आकर हमने फिर उनका स्ट्रोक और फिल को अलग अलग कर दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी आप कोई भी फिल कलर करने के लिए आपको पहले स्ट्रोक लाजमी लगाना पड़ेगा। यानी बाउंड्री आप खींचेंगे तो उसके अंदर कुछ फिल करेंगे ना। किसी भी चीज़ के अंदर आपने कोई चीज़ फिल करनी है तो उसकी कोई बाउंड्री होनी चाहिए जिसके अंदर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपने पहले बाउंड्री बनानी है, यानी स्ट्रोक बनाना है, उसके अंदर फिर इसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आप, यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स दिखाए हुए हैं कुछ इसी तरीके से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन तमाम टूल्स वाली डायग्राम्स को आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है। ये आपके पास एक्टिविटी वर्क के तौर पर आ सकते हैं। अब इसके अंदर हम टूल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन से देखते हैं हम, एरो टूल बना हुआ है। एरो टूल किस काम आता है? ये हमारे पास किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए एरो टूल काम आता है हमारा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है लाइन टूल। लाइन टूल सिंपल नाम से ही जाहिर है कि हम किसी भी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं बहुत सारी, इस पिक्चर के अंदर ये लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। इन लाइंस को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लाइन टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये लाइन टूल आपका आ गया। इसी तरह से हमारे पास पेंसिल टूल है। अगर हमें फ्री हैंड कुछ लिखना है तो हम पेंसिल टूल के ज़रिए उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल जैसा ये नाम से ही जाहिर है, अगर हम ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो हम कुछ वाइड या मोटी लाइंस अगर हमें ड्रॉ करनी है या कुछ इस तरह की फिल ड्राइंग करनी है तो हम ब्रश टूल के ज़रिए भी उसको कर सकते हैं ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल जो होता है हमारे पास, वो क्या काम करता है? पेंट बकेट टूल हमारे पास किसी की भी स्ट्रोक के अंदर, इनसाइड ऑफ द स्ट्रोक फिल करने के काम आता है, ठीक है। जो हमने अभी पीछे पेज पे देखा कि हमने सर्किल के अंदर येलो कलर फिल किया हुआ था, उस फिल को किस टूल के ज़रिए किया गया है? वो है हमारे पास पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल के ज़रिए हम किसी भी शेप के अंदर फिल कर सकते हैं कलर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फिर आगे है इंक बकेट टूल। इंक बकेट टूल क्या करता है? ये आपका कहीं से भी किसी भी शेप से कोई कलर जो है उसको पिक कर लेता है, वहाँ से उस कलर को उठा लेता है ताकि आप दूसरी जगह पर सेम कलर फिलअप कर सकें। इरेज टूल है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट इरेज टूल का काम यही है कि जो इरेजर का होता है आपके पास नॉर्मली, इसीलिए नाम आपके पास यूज़र फ्रेंडली रखे गए हैं इसके अंदर, कि आप इरेजर टूल से आप किसी भी स्ट्रोक को या किसी भी फिल कलर को, किसी स्पेसिफिक एरिया को इरेज कर सकें, साफ़ कर सकें। जैसे कि आप ड्राइंग कर रहे होते हैं नॉर्मली पेज के ऊपर, तो अगर कोई चीज़ आपसे स्ट्रोक या कोई लाइन गलत लग जाती है तो आप इरेजर के ज़रिए उसको रिमूव कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम थिंग यहाँ पर भी है कि इरेजर जो है हमारा, इरेजर टूल, वो किसी भी लाइन को, स्पेसिफिक एरिया को क्लीन करने के लिए, रिमूव करने के लिए काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स मौजूद हैं। अब इन टूल्स को भी आपने गौर से देखना है। इसके अंदर ये सब टूल्स हैं,
यानी मेन टूल हमारा जो हम पढ़ कर आए थे यहाँ पर, जो कि रेक्टेंगल था, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल ड्रॉ करने का जो टूल होता है उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगी। अब इस मेन्यू को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मज़ीद उसके ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। उन ऑप्शंस को यहाँ डिटेल दी हुई है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखें, रेक्टेंगल टूल, यानी सिंपली आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सेकंड क्या है, ओवल टूल। अब रेक्टेंगल को ओवल में चेंज करना है या आपने सर्किल बनाना है, वो भी आपको रेक्टेंगल टूल की सब मेन्यू में ही मिलेगा। ओवल टूल से हम जो है सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं और ओवल शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल है। अब प्रिमिटिव टूल का काम ये होता है कि ये रेक्टेंगल को मज़ीद स्पेसिफाई कर देता है, मज़ीद उसको डिटेल कर सकते हैं, यानी उसके कॉर्नर्स को हम राउंड अप कर सकते हैं और या उसके कॉर्नर्स को खास डिग्री के साथ राउंड अप कर सकते हैं। इन तमाम की डिटेल्स देखें यहाँ सामने लिखी हुई है। एग्जाम में अगर ये पिक्चर आती है तो ये डिटेल्स आपको ब्लैंक मिलेंगी, आपने इन डिटेल्स को खुद से लिखना है, ये आपने डिटेल्स याद करनी है, ठीक है ना। तो ये डिटेल्स आप याद करेंगे इसके बारे में और फिर ये आप फिलअप करेंगे। इसके अलावा देखें आगे पॉलीस्टार टूल है। पॉलीस्टार टूल के ज़रिए हम पॉलीगॉन्स मुख्तलिफ कॉर्नर्स की बना सकते हैं, स्टार्स क्रिएट कर सकते हैं। 5 कॉर्नर स्टार भी बना सकते हैं, 7 कॉर्नर स्टार्स भी बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल के अलावा ये टूल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसके कॉर्नर्स को राउंड अप कर सकते हैं हम यहाँ से। वो रेक्टेंगल टूल जो है वो प्रिमिटिव टूल के साथ में इस्तेमाल होगा, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ठीक है। वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है जिसके अंदर आपने राउंड अप शेप्स दे सकते हैं इसके। इसके अलावा ओवल टूल हमने यूज़ करा। ओवल टूल के ज़रिए आप ओवल शेप भी बना सकते हैं और सर्किल भी बना सकते हैं। यहाँ पर ओवल बना हुआ है, आप ओवल को ज़रा सा अगर ड्रैग करके नीचे करेंगे तो ये सर्किल की शेप में, मुकम्मल सर्किल की शेप में भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखें डायग्राम, तमाम डायग्राम्स को आपने अच्छी तरीके से याद करना है। बस ये जहन में बना लें कि आपने तमाम डायग्राम्स को अच्छी तरीके से लेबलिंग उसकी याद करनी है। ये लेबलिंग करने के लिए आपके पास एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखें मुख्तलिफ टूल्स की लेबलिंग हुई हुई है। इन तमाम टूल्स की लेबलिंग हम बार बार ये टूल्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी लेबलिंग आपने अच्छी तरीके से याद करनी है कि जो भी डायग्राम होगी उसकी लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए। ये आपकी एक्टिविटी वर्क के अंदर इन्हीं में से आएगा। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा आएगा, तमाम को आपने देखना है, तमाम को आपने याद करना है। ये मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि देखें जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी यहाँ पर स्पेसिफाई हुई भी होती हैं, हम इनको ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। आपने इनको लिख के दिखाना है। आपने अगर आपको पिक्चर देखकर ये तमाम टूल्स के नाम और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए कि ये किस काम आते हैं, तो वो आपने यहाँ पर राइट आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं मज़ीद आगे चलते हैं, ड्राइंग पॉलीगॉन एंड स्टार। ड्राइंग पॉलीगॉन एंड स्टार जो है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है जिसके अंदर हम पॉली स्टार टूल के ज़रिए हम हमारे पास जो स्टार क्रिएट करते हैं, यानी स्टार बनाना हो हमें मुख्तलिफ कॉर्नर्स का, यानी 5 कॉर्नर्स का भी हो सकता है, 7 कॉर्नर्स का भी हो सकता है और वो पॉलीगॉन भी हो सकता है। उसको हम यहाँ पर पॉली स्टार टूल के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये अब आपको मिलेगा कहाँ से, आपने पॉली स्टार टूल पे क्लिक करना है पहले, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आपके पास एक विंडो खुल जाएगी नीचे, और उस प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर टूल की सेटिंग में जाएंगे। टूल की सेटिंग का डायलॉग बॉक्स जब अपेयर हो जाएगा तो देखें आप, अगर हम नेक्स्ट पेज पर आएँ तो ये देखें, ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपने नंबर ऑफ साइड्स बतानी है कि आप कितनी साइड्स का पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और स्टार्स की पॉइंट का साइज़ बताना है आपको 0.5, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब 0.5 का मतलब क्या है कि हम कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स जो है हम 3 से लेके 32 तक दे सकते हैं। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी तमाम वर्डिंग को आपने एज ए MCQs या एज ए ऑब्जेक्टिव लेना है ताकि आपको याद हो ये चीज़ें और आप उसको आसानी से एग्ज़ाम में फिलअप कर सकें। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ साइड्स बिटवीन 3 and 32, ये भी एक ब्लैंक बन सकती है, ठीक है ना। इस तरह के पॉइंट आपने खुद से जहन में रखना है कि ये तमाम चीज़ें आपने, ये लेक्चर पूरा जो है इस तरह से आपने कंसिडर करना है कि इसमें से आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। अब स्टार के पॉइंट के साइज़ जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान हम कुछ दे सकते हैं, 0 and 1।
अब 0 एंड 1 से क्या मतलब है, यानी कि 0.1 से लेकर आप 0.99 यहाँ तक आप कोई भी रेंज दे सकते हैं। ये स्टार की डिप्थ बताती है, ठीक है ना। इससे हम स्टार की डिप्थ मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टार बनाता हूँ, इस तरीके से मैं स्टार बनाता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टार की जो डिप्थ आ रही है, इस डिप्थ को हम, ये जो डिप्थ आ रही है, ये कॉर्नर्स के अंदर वाले, इसको हम जाहिर करेंगे 0.5 के ज़रिए, ठीक है ना। अब ये डिप्थ जितनी ज़्यादा रखनी है उतनी ही यहाँ रेंज बढ़ा देंगे, वरना ये पॉलीगॉन की शक्ल में भी बन सकता है, इस तरीके से भी ये यहाँ पर इस तरीके से भी बन सकता है, यानी इस तरह का शेप भी आ सकती है और इस तरह की शेप भी आ सकती है। तमाम शेप्स आप इसी की रेंज के ज़रिए अरेंज करके बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो ये डायग्राम बनी हुई है पहले ऊपर, ये देखिए, अब इसमें हमने स्टार और रेक्टेंगल, पॉलीगॉन दोनों उसी टूल से ड्रॉ करे हुए हैं। स्टार भी उसी टूल से हुआ है और पॉलीगॉन भी, क्योंकि पॉलीगॉन किस तरह से बना, उन्हीं स्टार्स के जो डीप कॉर्नर थे, ये वाले जो डीप कॉर्नर थे, इनको हमने 0 रखा, जिसकी वजह से वो कॉर्नर अंदर की तरफ गए ही नहीं। अब ये यहाँ से सारे अंदर की तरफ आ जाते तो यही स्टार की शेप बन जाती, लेकिन यहाँ पर से ये अंदर की तरफ हमने नहीं खींचे, बल्कि इसको यहीं छोड़ दिया तो ये पॉलीगॉन बन गई, ठीक है ना। और अगर इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो यही स्टार की शेप हो जाएगी। यानी अगर आप स्टार के कॉर्नर्स को मिला दें तो देखें आपको एक पॉलीगॉन नज़र आएगी, ठीक है ना। ये देखें, तो ये एक पॉलीगॉन बन जाएगी इस तरीके से। इस पॉलीगॉन के इन सेंटर्स को हम अंदर की तरफ डिप्थ की तरफ दबा देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार क्रिएट हो जाता है, सिंपल, ठीक है ना। अब स्टार के अंदर ग्लिटिंग कलर्स या कोई भी फिल कलर हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम स्ट्रेटन सेलेक्ट द ऑप्शन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेटन जो है वो हमारे पास एक टूल है जिसके ज़रिए हम स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, स्मूथ अगर हम ले लेते हैं, स्मूथ से क्या होगा, स्मूथ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्मूथ ऑप्शन जो है वो स्मूथ लाइन ड्रॉ करेगा। यानी अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे तो कॉर्नर्स उसके अंदर क्रिएट हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं लेते, आप स्मूथ लाइन लेते हैं, तो क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन भी आप ड्रॉ करके जाएंगे। यानी आपने तो इसको स्केच इस तरह से यूं खींचा, लेकिन यहाँ पर ये स्मूथ राउंड अप बन जाएगा, ठीक है ना। ये स्मूथ राउंड अप बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इंक टूल मौजूद है। इंक बकेट क्या करता है, वो भी बिल्कुल स्मूथ में ही चलता है, उसके अंदर ज़रा सी जो लाइन होती है वो थोड़ी सी थिकनेस होती है उसकी, ठीक है। उसके ज़रिए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास चल सकता है, ठीक है। आपने इसको भी अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर भी आप देखें कितने यहाँ पर फिल हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 आपके पास जो लेबल्स हैं वो फिल हुए हैं। आपने इसको भी कंसीडर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो सकता है, ये आपके पास फिलअप होने के लिए आ जाए, हो सकता है इन लाइंस के नाम लिखने के लिए आ जाए, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने गौर से देखना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया ब्रश टूल। अब ये ब्रश टूल जो है ये क्या करता है, ये आपकी किसी भी शेप के इनसाइड या आउटसाइड या ओवरलैप करके इसको फिलअप कर सकते हैं आप ब्रश के ज़रिए। इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जैसे कि आप देखें पेंट नॉर्मल। अगर आप ब्रश सेलेक्ट करते हैं, ब्रश के अंदर क्या होता है, ब्रश की टाइप्स होती हैं। यहाँ पर देखें आप, राउंड शेप का ब्रश है और ओवल शेप का है, इसके अलावा स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रेक्टेंगल है। उसके अलावा जो स्ट्रोक होते हैं हमारे पास, जो कि राइटिंग स्टाइल होता है, कट मार्कर का स्टाइल जो होता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो ले लें आप, कोई भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसका साइज़ सेलेक्ट करेंगे ब्रश का, कि कितना मोटा वो लिखे या कितना बारीक लिखे, वो यहाँ से आपने साइज़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी आप फिलअप जो कर रहे हैं या उससे जो ड्रॉ करेंगे, वो पहले से जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर किस तरह रिएक्ट करे, समझ रहे हैं इस चीज़ को, उनके ऊपर वो किस तरह रिएक्ट करेगा, उस चीज़ को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। देखें, पेंट नॉर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि आप पेंट नॉर्मल देखेंगे तो आपकी शेप जो भी पहले से ड्रॉ हुई हुई है उसके ऊपर अगर आप मूव करेंगे इसको, तो क्या होगा कि ये पूरा उसके ऊपर ही फिल हो जाएगा, ऊपर भी और बैक साइड पे भी। लेकिन आप पेंट फिल्स करेंगे
पेंट फिल्स वाला ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा कि आप जो है जब ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड में शेप के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो शेप भी नज़र आ रही होगी और आपने जो फिल करा है वो भी नज़र आ रहा होगा, दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। यानी एक तरह से ये थोड़ा सा समझ लें कि इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में जो चीज़ गई है इसके वो भी आपको उसका भी कॉर्नर्स और उसके भी बाउंड्री वॉल्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं पेंट बिहाइंड, जिसका नाम ही बता रहा है आपको, यानी जो भी आप पेंट इसके ऊपर आप करेंगे वो आपकी मौजूदा जो शेप होगी, जो प्रेजेंट शेप है आपकी रेक्टेंगल जो बनी हुई है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा वो, बल्कि उसके बैकग्राउंड में सिर्फ फिल होगा और वो आपका रेक्टेंगल की इनसाइड जो भी कुछ है वो सेफ रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, उसके ऊपर ये फिल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पेंट सिलेक्शन कर सकते हैं आप। पेंट सिलेक्शन में क्या होगा कि आप खुद सेलेक्ट करेंगे एरिया कि आप इनसाइड भरना चाहते हैं या आउटसाइड भरना चाहते हैं या बैकग्राउंड में भरना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो उसके साथ क्या होगा कि पेंट जो है वो आप सेलेक्ट करके वहाँ पर सिर्फ फिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने पेंट इनसाइड कर लिया सिर्फ, तो फिर आप जो भी पेंट मूव करेंगे ऐसे तो क्या होगा वो आउटसाइड पर उसके स्ट्रोक जाएंगे ही नहीं, बल्कि सिर्फ इनसाइड पर फिल होता रहेगा, तो ये पेंट इनसाइड हो गया आपका। तो इस तरह से आपके पास ये जो मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं ब्रश के, ब्रश टूल के अंदर ये यूज़ किए जाएंगे, ठीक है ना। इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ब्रश टूल हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखें पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंट बकेट टूल जो होता है वो सिंपली किसी भी शेप में डायरेक्टली कलर को फिल करने का काम आता है। बकेट है ना ये, देखिए आपने एक बाउंड्री वॉल खींची, अब उसके अंदर आप कोई भी चीज़ फिल करेंगे, लिक्विड डालेंगे तो वो पूरे में फैल के फिलअप हो जाएगा। बिल्कुल सेम थिंग यहाँ पर है। आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाने के बाद में आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट करा, ग्रीन कलर सेलेक्ट करके पेंट बकेट ले लिया, पेंट बकेट से जाकर जैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक करा वो पूरा पेंट बकेट के जरिए फिलअप हो गया। जैसे कि आपने पेंट ब्रश में भी यूज़ किया हुआ है, विंडोज़ के अंदर किया है ना पेंट ब्रश। जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, पेंट बकेट टूल उठाते हैं और किसी भी शेप के अंदर जब क्लिक करते हैं तो उस शेप के अंदर पूरा कलर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है, बिल्कुल इक्वल, स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रीन फिल करा हमने, यहाँ पर्पल फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, पेंट बकेट टूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और हमारे पास आता है जो कि हम फिलिंग शेप विद गार्डेंट फिल क्या होता है जी, मुख्तलिफ रेनबो कलर्स के अंदर हम फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखें आपके सामने, ठीक है ना। यहाँ पर हम मुख्तलिफ कलर्स के अंदर एक ही शेप के अंदर 6-7 कलर एक साथ सेलेक्ट करके और उनको एक साथ रेनबो शेप में फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके स्टाइल मौजूद हैं कि अब आप इसको जो है वो रेडियल के तौर पर या लाइनर के तौर पर, रेडियल का मतलब ये होता है सर्किल्स बनते रहेंगे कलर्स के, और लाइनर का मतलब ये हुआ कि वो सिंपल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइंस के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हॉरिजॉन्टली भी भर सकते हैं इस तरीके से और वर्टिकली भी भर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन आपके पास लाइनर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट गार्डियंट मौजूद हैं यहाँ पर, किस तरीके से भरे जाएंगे वो टूल्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ कलर्स यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं खुद से, यहाँ पर ये आपको खुद बता देता है कि यहाँ पर आपके पास ये वाला कलर है या ये कलर है, जो भी है ये आपके सामने सब नज़र आ रहा होता है कि आपने पहले नंबर पे रेड रखा है, दूसरे नंबर पे येलो रखा है, तीसरे नंबर पे ग्रीन रखा है, उसके बाद ब्लू आ गया, पर्पल आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से ऑरेंज और फिर दोबारा से रेड की तरफ आप चले गए। तो इस तरह से एक सीरीज़ आपने बना दी, 7 कलर्स आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए तमाम बकेट्स के अंदर, और फिर वही 7 कलर्स की लाइन्स यहाँ पर बन गई जो कि आपने यहाँ पर फिल कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जो शेप्स होती हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छा लुक आता है और ख़ूबसूरत लगती हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरीके से कुछ टूल्स बताए हुए हैं। इरेज टूल के बारे में मैंने कहा था कि हम आम तौर पर जो यूज़ करते हैं पेंट ब्रश, हमने जो विंडोज़ के अंदर यूज़ किया है सैम्पली, वहाँ पर भी जैसे इरेज़र आपके पास क्या काम करता है, जो भी चीज़ आपसे गलत हो जाती है, कोई स्ट्रोक गलत लग जाता है तो आप इरेज़र टूल के ज़रिए उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इरेज़र वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इरेज़र टूल के बाद हम आगे जाएँ, अगर इरेज़र जो है ना उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, बस ये एक फ़ायदा है। वहाँ पर तो सिंपल इरेज़र होता है ना, यहाँ पर इरेज़र के साइज़ भी मौजूद हैं कि आपने कितनी बारीकी से मिटाना है या बहुत ज़्यादा एक बल्क क्वांटिटी में मिटाना है, ठीक है ना। उसके अलावा इरेज़र की शेप्स भी मौजूद हैं
कि किस शेप में वो मिटाना शुरू करे, यानी एजिस वाला हो, स्क्वायर्स की शेप में हो या राउंड अप हो, ठीक है ना। वो तमाम यहाँ पर शेप्स मौजूद होती हैं जो कि आप इरेजर शेप में जाकर उसकी मज़ीद डिटेल में जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे इरेज नॉर्मल है, इरेज फिल है, इरेज लाइन है, इरेज सिलेक्टेड फिल्स है और इरेज इनसाइड है, ठीक है। ये तमाम की लेबलिंग आपने अच्छी तरीके से देखनी है, हो सकता है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, इरेज फिल का क्या मतलब होता है। इरेज फिल का मतलब ये है जैसे आपने कोई भी शेप बनाई है उसके इनसाइड जो फिल हुआ है, ठीक है ना, इनसाइड जो आपके स्ट्रोक के अंदर आया हुआ है, वो चीज़ आप सिर्फ मिटाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी बाउंड्री वॉल यानी स्ट्रोक ना मिटे, तो आप इरेज फिल को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप इरेज करेंगे भी तो आपकी बाउंड्री वॉल कहीं नहीं जाएगी, बल्कि आपकी इनसाइड जो भी फिल हुआ होगा वो मिट जाएगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इनसाइड ना मिटे बल्कि सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल मिट जाए, तो फिर आपने इरेज लाइंस लेना पड़ेगा। इरेज लाइंस लेंगे तो क्या होगा, जो इनसाइड फिल हुआ है वो रह जाएगा और उसकी जो स्ट्रोक लाइन है वो सिर्फ रिमूव होगी, ठीक है। अच्छा, इरेज सिलेक्टेड फिल्स है, यानी इसके अंदर आप स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ उस एरिया को रिमूव करेगा ये, बाकी तमाम चीज़ें आपकी सेफ रहेंगी। अगर आप स्ट्रोक गलती से बाहर भी ले जाते हैं रिमूवर का या इरेजर का, तो उससे क्या होगा, आपकी शेप रिमूव नहीं होगी, बल्कि आपने एक सिलेक्टेड एरिया को ही रिमूव करना है, उसके अलावा कोई चीज़ रिमूव नहीं होगी। अच्छा, इरेज इनसाइड लिखा हुआ है, यानी अगर आप चाहते हैं स्ट्रोक रह जाए सिर्फ और इनसाइड जो भी कलर फिल हुआ हुआ है या ब्रश से काम किया हुआ है या बकेट्स के ज़रिए फिल हुआ हुआ है उसको रिमूव करना है आपने, तो आप इरेज इनसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी देखें पूरी डिटेल भी लिखी हुई है तमाम इसके टूल्स के बारे में, तो आपने अच्छी तरीके से ये भी देखनी है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये टूल दिया हुआ है इसको भी अच्छी तरीके से देखना है। देखें, इरेज टूल मौजूद है, यहाँ फॉन्ट्स में मॉडिफायर मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा इरेज के मोड में जाकर आपने ये मेन्यू खोली थी, ठीक है। इरेज मोड के अंदर ये मेन्यू खोलेंगे आप। इरेज शेप मॉडिफायर जो है वो यहाँ पर है, यानी ये वाली मेन्यू जो है आप इरेज मॉडिफायर के ज़रिए खोलेंगे, ये वाली शेप्स आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर सारे मेन टूल्स ये हैं। उसके बाद उसकी सब मेन्यूज़ जो हैं वो दो ये खुली हुई हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने ये डिटेल देख ली इरेजर के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो रीशेपिंग, ठीक है। रीशेपिंग लाइन्स एंड शेप्स। अब किसी भी शेप या लाइन को हम ड्रॉ तो कर चुके हैं, लेकिन अगर हम उसे रीशेप करना चाहते हैं, रीशेप का मतलब ये कि उसे एडिट करके उसको कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एरो टूल मौजूद है। हम एरो टूल की मदद से उसको ग्रिप करके और मूव करवा सकते हैं, या उसकी लाइंस को मूव करवा सकते हैं, या इनसाइड आउटसाइड मूव करवा सकते हैं। अब किस तरीके से होगा ये, आपने एक रेक्टेंगल मिसाल के तौर पर बना लिया है स्टेज के ऊपर, ठीक है। अब आपने एरो टूल सेलेक्ट कर लिया। एरो टूल सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं, देखिए ये डायग्राम पे, ये देखें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 3 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो रेक्टेंगल हमने ये ड्रॉ करा था, अब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद में हम अपना एरो जो है, जो एरो टूल हमने सेलेक्ट करा है, उसको इसकी बाउंड्री पर यानी इसके स्ट्रोक पर लेकर आएंगे। ये देखें, स्ट्रोक के ऊपर एरो है, यहाँ पर हम लेकर आ गए और अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखेंगे, यानी क्लिक दबा लेंगे और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो क्या होगा, इस रेक्टेंगल की ये जो बाउंड्री लाइंस है ये नीचे की तरफ मूव होती हुई नजर आएगी और इसकी शेप कुछ राउंड अप हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम रीशेप कर सकते हैं अपनी किसी भी ड्रॉ हुई हुई शेप को, ठीक है। इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। इसी तरीके से आप इसकी साइड वाली लाइन पर लाकर एरो और इसको इस साइड पर मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि इस तरह से रीशेप होकर इस तरह से राउंड अप हो सकती है। ऊपर की साइड पे भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम अंदर की तरफ भी ला सकते हैं इस लाइन को। इस लाइन को अगर हम अंदर की तरफ खींचेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे भी रीशेपिंग इस तरीके से आ जाएगी, इस तरह से राउंड अप हो जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम बैनर स्टाइल के अंदर अगर रेक्टेंगल को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है, तो इसको कहते हैं हम रीशेपिंग करना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ज़रा सा इन द लैब की तरफ अपने, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पिछले चैप्टर में भी की थी मैंने, कि आपने ट्रिकी टर्म्स और मेमोरी बाइट्स हर चैप्टर की लाजमी देखनी है, आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ट्रिकी टर्म्स मौजूद है, मेमोरी बाइट मौजूद है, ये आपने लाजमी देखनी है, हर चैप्टर की देखनी है। उसके अलावा प्रैक्टिस टाइम जो होता है वो लाजमी देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम, ट्रिकी टर्म्स, मेमोरी बाइट्स, ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरीके से देखनी है। नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा उससे पहले हम इन द लैब में चलते हैं।
देखिए इन द लैब में मैंने आपको बताया था कि हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का तो स्किप कर दिया था इन द लैब का, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने बाकायदा आपको जो है कंटेंट्स में भी दिया हुआ है इसका सोल्यूशन, और इसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है घर पे। आपने लाजमी तौर पर फ्लैश के ऊपर इसको प्रैक्टिस करना है, और इसके तमाम स्टॉक और कमांड्स को जो आपसे पूछी गई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है हसनैन हैज़ टू प्रिपेयर्ड अ पेंटिंग कंपटीशन इन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। हसनैन जो है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है पेंटिंग की। अब उसके अंदर उसने करना क्या है कि हैज़ टू डिसाइड टू ड्रॉ गिवन स्केच शोइंग 3 बर्ड्स। अब उनको एक स्केच दिया गया है 3 बर्ड्स का, 3 बर्ड्स बने हुए हैं, उन बर्ड्स का स्केच दिया गया है, और अब उसको उन 3 बर्ड्स को स्क्रीन पर मूव करवाना है, पेंट करवाना है, उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, उसकी हेल्प करनी है आपने उसकी हेल्प के लिए स्टेप्स लिखने हैं। ये तमाम चीज़ें आपको कंटेंट्स में दी गई हैं, आपने उन स्टेप्स को अच्छी तरीके से याद करना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एग्जाम में तो आप किस तरीके से करेंगे। इन द लैब का तो वैसे भी मैंने हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन लिया है, तो आपने तीनों चैप्टर्स में से एक 2 क्वेश्चन जो भी लिए हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ये याद रखिएगा, इन द लैब हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में या बी सेक्शन में आते हैं, और ये 15 मार्क्स तक के हो सकते हैं। यानी अगर छोटे होंगे तो 2 आ जाएंगे ए और बी होके, जिसके 8 नंबर हो सकते हैं, या 7-8 मार्क्स हो सकते हैं, या अगर कंप्लीटली कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो टोटल 15 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत केयरफुली आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है इसके ऊपर, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है। अक्सर मैंने पिछले एग्जाम में भी देखा है कि आप लोग जो है ये इस क्वेश्चन को ही मिस कर जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ये आप मिस कर जाते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है लाजमी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है हमारा क्रिएटिंग एनिमेशन इन फ्लैश CS3। अभी तक हम सिंपल ड्राइंग कर रहे थे, यानी ड्रॉ कर लिया, फिल कर लिया, बाउंड्री वॉल लगा दी, उसके अंदर ग्लिटिंग कलर भर दिए, ये सब चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अगर हम उसको एनिमेट भी करना चाहते हैं, एनिमेट का क्या मतलब होता है, मूवेबल। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एनिमेट का क्या मतलब होता है, यानी ये ऐसी पिक्चर्स जो मूव होती हुई नज़र आए आपको, वो एनिमेशन में आती हैं, उसको एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेट किस तरह कर सकते हैं हम पिक्चर को, वो एनिमेशन, क्रिएटिंग एनिमेशंस के इस चैप्टर में हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले हमने लाइन से इसके टॉपिक्स को देखना है। क्रिएटिंग सिंबल्स पहला हमारा टॉपिक है, ठीक है। क्रिएटिंग सिंबल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिंबल, ग्राफिक इमेज जो होती है आपकी, वो आपने क्रिएट करनी होती है, या आपके कंप्यूटर में पहले से सेव होती है, आपने उसको वहाँ से ओपन करना होता है, ठीक है। ग्राफिक इमेज होनी चाहिए, कोई भी बटन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, शेप्स हो सकती हैं मुख्तलिफ, उनको आपने सेलेक्ट करके उसके ऊपर एनिमेशन लगाना होता है। एनिमेशन किस तरह से लगती है वो अभी हम आगे जाके देखते हैं। देखें अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, देखिए कन्वर्टिंग ड्राइंग इनटू सिंबल। अब किसी भी ड्राइंग को सिंबल में कन्वर्ट करना लाजमी होता है अगर हम उस पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, किसी भी ड्राइंग को आपने वहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, अपनी हार्ड डिस्क में जहाँ भी सेव हो उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है फ्लैश की स्टेज के ऊपर, ठीक है। फ्लैश के स्टेज के ऊपर जब वो इंपोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने एरो टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है। एरो टूल्स को हमने सेलेक्ट कर लेना है। एरो टूल जब सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो फिर हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने एनिमेशन लगानी है, ठीक है। और वो कहाँ से करेंगे, हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में कन्वर्ट टू सिंबल, जैसा कि यहाँ पे फिगर नंबर 10.1 में दिखाया गया है। 10.1 में दिखाया गया है, देखिए हमने मॉडिफाई में गए और वहाँ पर उसमें सेकंड ऑप्शन लिया जो कि कन्वर्ट टू सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है आपको, F8, यानी अगर आप मॉडिफाई पे क्लिक करके और सेकंड ऑप्शन में क्लिक नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट उस शेप को सिलेक्ट करें और F8 दबा दें। डायरेक्ट फंक्शन कीज होती है ना, F1 से लेके F12 तक, तो आपने F8 प्रेस कर देना है, तो डायरेक्टली आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास नाम उसका लिखना है। आपने जैसे डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया, इसके अंदर आपने उसका नाम लिखना है। अब नया नाम आप क्रिएट करेंगे उसका, और उसके बाद में आपने यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी देखिए लेबलिंग हुई हुई है इनकी, आपने इनको भी जहन में रखना है, एग्जाम में हो सकता है ये भी आ जाए, ठीक है।
आपने इसकी लेबलिंग भी अच्छी तरीके से याद करनी है कि इसको क्या कहते हैं, सेलेक्ट एन ऑप्शन अंडर टाइप, ठीक है, सेलेक्ट अ नेम ऑफ सिंबल, ठीक है, क्लिक द ओके बटन है ये, ठीक है, क्रॉस बटन है ये, तमाम कोई भी लेबलिंग आ सकती है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा फास्ट फॉरवर्ड वर्ड जो भी आते जाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फास्ट फॉरवर्ड वर्ड आपने सारे याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये देखें अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वहाँ पे हमने टाइप अ सिंबल कैन बी मूवी क्लिप भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है, और ग्राफिक के अंदर कोई भी चीज़ हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मूवी क्लिप ले लिया मिसाल के तौर पर, ठीक है, और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये शेप आ चुकी है, अब हमने इसको मूवी क्लिप के तौर पर इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो विंडो खुली हुई है उसके ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, टाइम लाइन। ये टाइम लाइन हमारे पास मौजूद होती है जिसके ऊपर हमारी मूवी जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। इस टाइम लाइन के ऊपर ही हमने तमाम चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं। टाइम लाइन अभी 0 पर है, यानी आपकी मूवी अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पर है, अभी 1 सेकंड की भी मूवी आपकी तैयार नहीं हुई है। आपने विंडो के अंदर लाइब्रेरी में जाना है, ओपन करना है लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी पैनल आपके पास आ जाएगा साइड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने इस शेप को कहाँ से क्रिएट करना है। अब देखें यहाँ पर आगे जाएंगे हम, फिगर 10.3 में लिखा हुआ है इंसर्टिंग इंस्टेंस फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में जो चीज़ आपको नजर आई थी वहाँ से आपने ड्रैग करके यहाँ स्टेज के ऊपर छोड़ दी, वो आपके पास आती जाएगी। अगर आप 2 दफ़ा छोड़ेंगे तो 2 मरतबा आ जाएगी वो। जैसे यहाँ से इन्होंने 1 दफ़ा यहाँ पर ड्रॉ करी, ड्रैग करके ड्रॉप कर दी, उसके बाद दोबारा इसको यहाँ से ड्रैग करके दोबारा ड्रॉप कर दी, तो इस तरह से 2 मरतबा आपके सामने ये शेप आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम देखें टाइम लाइन पे। ये देखें टाइम लाइन के कुछ टूल्स हैं, ये भी आपने अच्छी तरीके से समझने हैं। अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन, इसके अंदर भी आपके पास मैं फिर कहूँगा कि आपने इन तमाम इसके टैग्स को अच्छी तरीके से याद करना है। इसकी लेबलिंग आपके करने के लिए आ सकती है, ठीक है। इस शेप को भी आपने अच्छी तरीके से देखना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले हेड, जो है इसको यहाँ पर ये जो रेड कलर का स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको हम प्ले हेड कहते हैं। जब हम प्ले करते हैं मूवी तो ये हेड आगे की तरफ मूव करता है फ्रेम के ऊपर। अच्छा, फ्रेम लाइंस जो होती हैं वो देखिए 0 से शुरू होती हैं, 0 से लेके 1 से लेके 5 तक आया, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक। ये नंबरिंग जो हुई हुई होती है यहाँ पर 5 फ्रेम की हुई हुई होती है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेम लाइंस जो होती है उसके ऊपर जो फ्रेम्स होते हैं उनकी नंबरिंग कितने गैप से हुई हुई होती है, तो आप बता सकते हैं 5 गैप से हुई हुई होती है। यानी हर 5 के बाद में नंबर लिखा हुआ होता है। 1 से लेके 5 तक लिखा हुआ था, फिर 5 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, फिर 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से सो ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप जिस फ्रेम पर उस वक्त मौजूद हैं वो करंट फ्रेम की पोजीशन यहाँ पर दिखा रहा होता है, यानी आपका हेड, प्ले हेड आपका जहाँ रुका हुआ होगा वो पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रही होती है। जैसे कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि हमारा जो प्ले हेड है, जो रेड कलर का आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, ये प्ले हेड है जो कि 5 पे रुका हुआ है, तो करंट फ्रेम जो है वो 5 कहलाएगा, ठीक है। अब फ्रेम रेट जो है यहाँ पर 12 लिखा हुआ आ रहा है, 12 फ्रेम पर सेकेंड। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पीड इसकी सेट हुई भी होती है कि 12 फ्रेम, ये हेड जो मूव होगा जब प्ले होगा तो 12 फ्रेम जो है वो 1 सेकंड में मूव करेगा, 1 सेकंड में 12 फ्रेम को प्ले कर देगा, और दूसरे सेकंड में मज़ीद 12 फ्रेम प्ले हो जाएंगे। इस तरह से आपकी जो फ्रेम की स्पीड होगी वो 12 फ्रेम हर सेकंड में चलेंगे। 12 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड इसके ऊपर दी हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा इलेप्स टाइम क्या होता है, 0.3 सेकेंड। यानी आपको जब ये 12 फ्रेम आए हैं तो इलेप्स करने के लिए हर फ्रेम को 3.3 सेकेंड मिलेंगे, यानी एक फ्रेम आपका 0.3 सेकेंड के लिए अपेयर होगा, वो यहाँ पर आपके पास टाइम आ रहा है, ठीक है। तो ये तमाम आपके पास लेबलिंग मौजूद है, आपने इस लेबलिंग को अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे आते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स। देखिए फ्रेम्स और की फ्रेम में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसके बारे में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर के कि फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स क्या होते हैं, इसको ज़रा सा समझ लीजिए। फ्रेम्स कंटेन द कंटेंट्स ऑफ द मूवी, दिस कंटेंट इज डिस्प्लेड ऑन फ्रेम्स एट अ टाइम वाइल यू प्ले द मूवी, ठीक है। ये कंटेंट्स आपके जो होते हैं ये फ्रेम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये फ्रेम्स आपके पास प्ले करते वक्त आपके जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनको बारी बारी दिखाता जाता है मूवी के तौर पर, ठीक है ना। अब जिस तरह से हम किसी भी बुक के पेजेस पलटते हैं तो आप देखें कि ये एक एक पेज जो है वो समझ लें एक एक फ्रेम है। ये मैं आपको क्लास में अच्छी तरीके से समझाया था कि आपके पास जो फ्रेम्स होते हैं वो समझें एक एक पेज है।
आप एक एक पेज पलटते जाएं, वो एक एक फ्रेम चलता जाएगा। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर में ये काम है कि जितने भी फ्रेम्स होते हैं उनके ऊपर हमारे क्लिप्स लगे हुए होते हैं या हमारे पेजेस लगे हुए होते हैं, उनको वो स्पीड के साथ मूव करता है हमारी स्क्रीन पर, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ मूवेबल या एनिमेटेड नज़र आती है। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वर्टिकल रेक्टेंगल जो है, ये वाला जो वर्टिकल रेक्टेंगल हमने ऊपर देखा था, वर्टिकल रेक्टेंगल ये वाला जो होता है ये हमारा हेड होता है और ये फ्रेम्स होता है। इसी तरह से ये जो नीचे वर्टिकल रेक्टेंगल छोटे वाले वाइट आ रहे हैं, ये तमाम फ्रेम्स हैं हमारे। हर फ्रेम में एक पिक्चर आपकी क्रिएट हो रही होती है। अब उस पिक्चर को जब ये तेज़ी से हेड बढ़ता हुआ जाता है तो वो पता चलता है कि हमारे सामने एनिमेटेड पिक्चर बन रही है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आगे चलते हैं, की फ्रेम क्या होता है। देखिए अगर हम की फ्रेम की बात करेंगे तो हमारे पास हर उस जगह पर जहां पर फ्रेम के अंदर ब्लैक डॉट एक छोटा सा नजर आ रहा होता है, वो एक की फ्रेम होता है। की फ्रेम इज क्रिटिकल पॉइंट दैट एनिमेटेड व्हेन योर ऑब्जेक्ट अपीयर और चेंज, यानी ये वो जगह होती है जहां से आपकी एनिमेशन चेंज होना शुरू होती है, आपकी शेप में कुछ चेंजेस आ रही होती है, वो की फ्रेम वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, उसको हम की फ्रेम कहते हैं। वो आपका पास ब्लैक डॉट के तौर पर यहाँ पर जाहिर होती है। ये देखिए ये की फ्रेम मौजूद है, ब्लैक डॉट लगा हुआ है, उसके बाद 10 के ऊपर फिर से की फ्रेम आया, और मज़ीद अगर आगे जाएंगे हम तो 15 पे आ जाए या 20 पे आ जाए, जहाँ से एनिमेशन चेंज होगी वहाँ पर की फ्रेम आता जाएगा ब्लैक डॉट, उसको हम की फ्रेम कहते हैं। ठीक है, की फ्रेम लगाने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। फ्रेम्स में जाकर आपने की फ्रेम्स को किस तरह से लगाना है, इन द टाइमलाइन विंडो क्लिक द रेक्टेंगल प्लेस होल्डर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फ्रेम एज अ की फ्रेम। ठीक है, आपने की फ्रेम कैसे लगा सकते हैं, F5 के जरिए आप फ्रेम इंसर्ट करते हैं और F6 के जरिए आप की फ्रेम इंसर्ट करते हैं। ये दोनों शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपने याद करनी है, ये आपकी एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए अब कोई भी चीज़ है हमारी, उसको हमने क्रिएट करना है, एनिमेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये शेप देखें, यहाँ पर हमने एक एरोप्लेन की पिक्चर है जिसको कि हमने यहाँ पर इंसर्ट करा है। ठीक है, पहले हमने एक एरोप्लेन की पिक्चर ली, उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया बिल्कुल ऊपर की तरफ, यहाँ कॉर्नर पे, जैसे कि एरोप्लेन नीचे की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। अब इसको हमने मूव करते हुए दिखाना है, तो मूव करते हुए दिखाएंगे। इस वक्त टाइमलाइन हमारी 0 पर है और हमने यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन लगाने का तरीका क्या है, वो ये बिल्कुल क्रिएटिंग मोशन ट्विन, मोशन ट्विन का एक एनिमेशन मौजूद है हमारे पास, जो कि फिगर 10.8 के सी में हमारे पास मौजूद है। नीचे देखें, ये देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, ये की फ्रेम हमने यहाँ पे क्लिक करा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके और यहाँ से हमने की फ्रेम के अंदर क्रिएट मोशन ट्विन लगा दिया। ये पहला वाला हमारा एनिमेशन सिस्टम था, हमने इसको एनिमेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, रेक्टेंगल इसके ऊपर आ जाएगा, और फिर हम इसको की फ्रेम को आगे मूव कर देंगे। यहाँ पर हमने करा है कि यहाँ पर हम 0 से लेके 10 तक ये एरोप्लेन मूव होता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें, टाइम लाइन के ऊपर आप देखेंगे तमाम फ्रेम्स के अंदर यहाँ पर जो है वो फ्रेम्स आपके अपीयर हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे फ्रेम्स यहाँ पे अपीयर हो गए। जिसके बाद आप इसको जब प्ले करेंगे तो क्या होगा, आपका एरोप्लेन ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक एनिमेशन लगाकर अपने एरोप्लेन को मूव करते हुए दिखा दिया ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये एक एनिमेशन लग गई आसानी से। तो इस तरह से आप मोशन ट्विनिंग का एक ऑप्शन सेलेक्ट करके एनिमेशन का आप इसको मूव करवा सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप एरो को मूव करते हुए इस पिक्चर को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं नीचे। तो सबसे पहले आपने ऊपर रखी थी पिक्चर, उसके बाद आपने यहाँ पर 20 फ्रेम के ऊपर आपने लास्ट में ला के रख दी उसको मूव करके यहाँ से। बस अब जब ये प्ले होगी तो आपका एरोप्लेन यहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम मूव होता हुआ और यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी एनिमेशन। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। इसी तरह से आपके पास ये प्रैक्टिस टाइम मौजूद है। इसके अंदर देखिए आपको दिखाया गया कि एक कार को आपने इंसर्ट करा यहाँ पर, उसके बाद इसके ऊपर आपने की फ्रेम के बाद आपने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई और इसको मूव करवाया, और आपने फिर 20 फ्रेम पर जाकर इस कार को मूव करके यहाँ रख दिया। और जब आप इसको प्ले करेंगे तो क्या होगा, ये कार यहाँ से मूव होती हुई और यहाँ तक एंड में आ जाएगी। तो
तो ये देखें बीच में दिखाया, अगर हम बीच में रोकेंगे फ्रेम तो हमें सेंटर में कार नजर आएगी खुद ब खुद, जबकि हमने सिर्फ लास्ट में रखी थी, ठीक है ना, शुरू में रखी थी और लास्ट में रखी थी, लेकिन बीच में हमने एनिमेशन का ऑप्शन यूज़ किया था, क्रिएटिंग मोशन ट्विन। मोशन ट्विन जब हमने लगा दिया उसके बाद में हमने इसको जब प्ले करा तो हमारी कार यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने एनिमेशन क्लिप तैयार कर लिया। तो इस तरह से हम, ये प्रैक्टिस टाइम है, आपने इसको भी प्रैक्टिस करके देखना है। फ्लैश आपके पास अगर घर पे कंप्यूटर में मौजूद है तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इसको आपने क्रिएट करके देखना है ये किस तरह से एनिमेशन लगता है और शेप मूव होती हैं, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस टाइम पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर देखें, आपको अब ये मज़ीद डिटेल में चैप्टर के एंड में दिखाया गया है कि टाइमलाइन, ओवल टूल और ये तमाम चीज़ें किस तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं। इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। ये तीनों शेप्स को आपने प्रैक्टिस करके देखना है कि किस तरीके से आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए इन शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर फिल कैसे कर सकते हैं, इसका स्ट्रोक का कलर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वही चैप्टर के एंड में हमारे पास ट्रिकी टर्म्स, ठीक है, और हमारे पास मेमोरी बाइट्स, ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरीके से देखनी है। इसके अंदर से दोबारा शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर से बन सकते हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं, ठीक है। इन द लैब के अंदर हमारे पास, मैंने इसमें भी एक ही क्वेश्चन सिर्फ करवाया है आपको इन द लैब में, ठीक है। वही क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से जो है वो देख कर आना है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, जिसके अंदर लिखा होता है क्रिएट एन एनिमेशन इन विच स्टार शेप अपीयर्स आ डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, ऑन द स्टेज, यूज द फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपके पास कंटेंट में सॉल्व करके दिया हुआ है इसका आंसर, आपने उसको अच्छी तरीके से याद करके प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास इन द लैब का आता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये देखें जो शॉर्टकट कीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़ जो है ये आपने लाजमी सारी याद करनी है। इसमें से कुछ भी ब्लैंक में आ सकता है या कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ सकता है कि आपको दे दिया जाए कि भाई ये 4 चीज़ें हैं, इनके बारे में आपने इनकी शॉर्टकट कीज़ लिखनी है। मिसाल के तौर पर कॉपी, पेस्ट, कट, रीडू, अनडू, सेलेक्ट ऑल, ये 4-5 चीज़ें आपको लिख के दे दी जाएँ और कहा जाए कि आपने कीबोर्ड की इसकी शॉर्टकट कीज़ लिखनी है। तो आपने यहाँ से इसकी शॉर्टकट कीज़ याद करनी है लाजमी तौर पर। इनमें से कोई भी शॉर्टकट कीज़ आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या MCQs के तौर पर बन के आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आज हमारी रिव्यू हो गई। 10 चैप्टर्स तक आपके पास सारे कंटेंट्स भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।